हेलो दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी, डीएलएड प्रवक्ता, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षाओं की तरह डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की जो श्रृंखला चल रही थी उसका अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन की अध्ययन किया, वो सभी धार्मिक सुधार आंदोलन का जो चलाया गया था, जो क्रियान्वयन किया गया था, वह किसी न किसी भारतीय के द्वारा किया गया था। चाहे वो ब्रह्म समाज की बात हो, चाहे वेद समाज की बात हो, चाहे प्रार्थना समाज की बात हो, चाहे आर्य समाज की बात हो, चाहे रामकृष्ण मिशन की बात हो। लेकिन जो हम लोग आज अध्ययन करेंगे वो एक ऐसी संस्था के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके अधिकांश सदस्य, या हम कह सकते हैं कि जिसका संस्थापक थे वो सभी विदेशी थे। ठीक है, वो सभी बाहर के लोग थे और उन्होंने भारतीय की संस्कृति को समझा, यहाँ के धर्म को समझा और यहाँ में धर्म में व्याप्त धार्मिक विचारों को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया। तो ऐसी संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, अगर इसके शब्द पर ध्यान दें कि थियोसॉफिकल, इसका जो तात्पर्य होता है कि सभी धर्मों के, एक विशेष धर्म के बारे में उल्लेख नहीं करता है, यह कहता है कि सभी धर्मों के जो ब्रह्म हैं, जो सभी धर्मों के मूल हैं, उनके बारे में जानना, वही क्या है, थियोसॉफिकल है। तो अपने धर्म के गुण रहस्यों के बारे में जानना, इसके बारे में जानकारी करना, यही इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का मूल उद्देश्य है और इसको जानने के लिए इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की संरचना हुई थी। तो समझते हैं, चलिए इसकी स्थापना कैसे होती है, कौन इसकी स्थापना करते हैं, इसकी स्थापना कहाँ किया जाता है, भारत में कैसे आता है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हम हमारे अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य दो होगा, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जानना और दूसरा एनी बेसेंट, जो भारत में आकर के इस सोसाइटी के कार्यों को एकदम उच्चतम स्तर पर ले गई, उनके बारे में हमको अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अध्ययन करते हैं। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक कहा जाए, ये दो लोगों को श्रेय जाता है, हेलेना ब्लावाट्स्की जी और कर्नल H.S. आलकार्ट महोदय। ब्लावाट्स्की जी जो थी, ये कहाँ की थी, ये रूस की थी और कर्नल H.S. आलकार्ट महोदय ये क्या थे, एक अमेरिकन थे। ठीक है, ये अमेरिका में थे और दोनों ने आपस में मिल करके प्राचीन धर्म को गुण रहस्यों के अध्ययन के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी। और जो इसकी स्थापना किया गया वो कहाँ किया गया, 17 नवंबर 1875 ईस्वी में। कहाँ किया गया, न्यूयॉर्क शहर में, जो अमेरिका में है, वहां पर इस सोसाइटी का स्थापना किया गया। कब किया गया, 1875 ईस्वी। अब इसकी स्थापना का जो मुख्य श्रेय अगर कहा जाए तो विचार जाता है ब्लावाट्स्की महोदय को। ठीक है, मैडम ब्लावाट्स्की महोदय बताती हैं, अपनी किताबों में उन्होंने लिखा भी है, उनकी एक प्रसिद्ध किताब है डॉक्ट्रिन। इसका आगे प्रयोग देखेंगे हम लोग, इसकी प्रसिद्ध किताब है डॉक्ट्रिन। ये वही किताब है जिसको पढ़ करके एनी बेसेंट थी, ये प्रभावित होती हैं और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बनती हैं और अंत में ये भारत में आकर के इसके विचारों को आगे बढ़ाना शुरू करती है। इस किताब में ये लिखती हैं कि जो मुझे इसका ज्ञान हुआ, ठीक है, कैसे अध्ययन होता है, प्राचीन धर्म ग्रंथों का क्या गुण रहस्य है, ये हमको पूर्व के जो भी महान दार्शनिक लोग हैं, मैं उनके संपर्क में आई और उन्होंने इस धर्म के गुण रहस्यों के, पूर्व के गुण रहस्यों को हमको बताया और मैं चाहती हूं कि पूरा विश्व इस पूर्व के गुण रहस्यों को जाने। तो पूर्व से तात्पर्य उनका क्या होगा, भारतीय महाद्वीप। ठीक है, भारतीय महाद्वीप जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जहां की पुरातन संस्कृति सनातन धर्म या हिंदू धर्म था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को इस धर्म के बारे में जानना चाहिए और इसको समझ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने धर्मों के गुण रहस्यों को जान सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी सोसाइटी की स्थापना हो गई। धीरे धीरे इसके विचारों का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैलने लगा और अंत में ठीक इसके साल 1875 में इसका निर्माण हुआ
1876 ईस्वी में इसका एक शाखा खुल जाता है ब्रिटेन में। इसका एक शाखा खुल कहां खुल जाता है? ब्रिटेन। धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार और बढ़ता है। इनके बातों से प्रभावित होकर के भारत में एक व्यक्ति रहते हैं 1877 ईस्वी में। उनका नाम रहता है श्री मूलजी ठाकरे। नाम क्या रहता है उनका? श्री मूलजी ठाकरे। ये पत्राचार के माध्यम से किसके संपर्क में आते हैं? आलकाट महोदय के संपर्क में आते हैं और इनके विचारों से प्रभावित होकर के ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले व्यक्ति थे श्री मूलजी ठाकरे, जो क्या थे? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे। ये इन दोनों लोग को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, भारत में आइए, और इनकी बातों से प्रभावित होकर के 1879 में, ठीक है, वालास्की महोदय और आलकाट महोदय कहाँ आते हैं? ये लोग भारत भ्रमण पर आते हैं। अब ये भारत भ्रमण करना शुरू करते हैं। उस मूल जगह पर आते हैं जहाँ की संस्कृति के बारे में, जहाँ के धर्म के बारे में ये विदेशों में या विश्व स्तर पर ये लोग क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। और अंत में इनका एक संगठन बंबई में स्थापित होता है, उसको लॉन कहा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक लॉन शब्द आता है, ठीक है। तो 1880 के करीब ये इनका बंबई में लॉन बनता है। इस लॉन में ये लोग बैठ करके क्या करते थे? अपनी प्रार्थना सभाएं करते थे, अपनी उपासना करते थे, अपने उपदेश देते थे, अपनी विचार मंत्रणा करते थे। तो 1880 में सबसे पहले बंबई में इनकी लॉन की शुरुआत होती। अब इन लोगों को लगता है कि अब मेन केंद्र जो भी था न्यूयॉर्क से, हमको अपना जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो शिफ्ट करके कहाँ करना चाहिए? भारत में रखना चाहिए। और उस निर्णय के द्वारा अंत में इस अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन, जिसकी अनेक ब्रांचेस अलग अलग देशों में खुल गई थी, अब ये क्या होता है? न्यूयॉर्क से चेंज होकर के कहाँ जाता है? मद्रास। मद्रास के करीब एक जगह है जिसका नाम है आड्यार, ठीक है। तो आड्यार में इसका मुख्यालय चेंज होता है। कब होता है? तो 1882 ईस्वी में। अब इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से चेंज होकर कहाँ गया? आड्यार में आ गया। और धीरे धीरे इसका जो मुख्यालय रहता है, उसके कार्यों से पूरे भारत में इनकी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार होने लगता है। और अंत में जाकर के 1895 में, ठीक है, बनारस में, जिसको काशी भी कहता है, बनारस में भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय होता है। तो किसका होता है? भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या होता है? मुख्यालय। तो दो प्रसिद्ध इनकी जगह, अधिकांश हम लोग कंफ्यूज होते हैं। आड्यार वो क्या है? मेन जो अंतर्राष्ट्रीय थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य मुख्यालय है। बनारस भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या है? मुख्य मुख्यालय है, ठीक है। तो इस प्रकार इनका प्रचार प्रसार करना शुरू होता है, ठीक है। अब इस जो सोसाइटी है इसका उद्देश्य क्या रहता है? इनका उद्देश्य रहता है कि प्रथम उद्देश्य, हम धर्म के बारे में, धर्म के गुण रहस्यों के बारे में जानकर हम क्या करेंगे? समस्त मानव जाति का उत्थान करेंगे, ठीक है। जैसे भारतीय संस्कृति का जो मूल बातें क्या है कि हमको क्या करना? हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही हमारा क्या है? कुटुंब है, हमारा घर है। हमको जो भी कार्य करने चाहिए इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पूरे मानव जाति का हमको क्या करना है? उत्थान करना है। और इस उत्थान को कैसे किया सकता है? उस उत्थान को किया जाता है विश्व के समस्त प्राचीन धर्म के अध्ययन के द्वारा, उनके दर्शन के अध्ययन के द्वारा, उनके विज्ञान के अध्ययन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस मानव जाति का उत्थान कर सकते हैं। तीसरा जो उनका उद्देश्य है कि हमको क्या करना चाहिए? प्रकृति के उन नियमों का अध्ययन करना चाहिए जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व क्रियान्वित होती है। और मानव के अंतः शक्ति का क्या सोर्स है, मानव की अंतः शक्ति कहाँ से आती है, ठीक है, उसका मूल क्या है, उस पर क्या करना? हमको शोध करना। तो ये क्या है? इसका उद्देश्य, ठीक है। अब इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है एनी बेसेंट जी को, ठीक है। एनी बेसेंट जी क्या करती हैं? इस सोसाइटी, हमने अभी अध्ययन किया कि 1880 के करीब ये इससे प्रभावित होती हैं। जो ब्लावत्स्की जी की जो किताब रहती है डॉक्ट्रिन, इसको पढ़ करके वो क्या करती हैं?
इसमें आती हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर होती हैं। और ये क्या 1893 में आगे चल करके 1893 में क्या होता है, जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में होता है, उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से वो एज ए मेंबर बनकर के कहाँ जाती हैं, शिकागो धर्म सम्मेलन में जाती है। ठीक है, 1800 इससे पहले 1888 में वो क्या होती हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य हो जाती हैं और उनके प्रतिनिधि सभा के साथ 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए जाती हैं। ठीक है, अब एनी बेसेंट जी 1893 में ही कहाँ आती हैं, भारत में आती हैं और भारत को ही अपना कर्म क्षेत्र बना लेती हैं। वो बनारस, स्पेशली बनारस में रहती हैं और बनारस में रहते हुए उन्होंने क्या किया कि बनारस सेंट्रल विद्यालय की या बनारस सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किया, जो अंत में जा करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको कहता है BHU, उसका जो मदन मोहन मालवीय की सहायता से जो बनता है, उसके पीछे क्या है, यही आपका बनारस सेंट्रल कॉलेज है। ठीक है, अपने आड्यार जी अवकाश जी की जब मृत्यु हो जाती है तो 1907 से लेकर के 1933 तक एनी बेसेंट जी क्या होती हैं, इस संस्था की अध्यक्ष होती हैं। इनका नाम जाता है भारत में जो अनेक स्वतंत्र आंदोलन चलते हैं, होम रूल आंदोलन चलता है, उसकी प्रमुख प्रणेता भी कौन रहती हैं, एनी बेसेंट जी। अब इस थियोसॉफिकल जो सोसाइटी रहता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लें, इसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर लें। तो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख सिद्धांत क्या है कि पूरा का पूरा जो भी दुनिया है, जो भी है, उसको क्रियान्वयन किसके से किया जाता है, एक ब्रह्म के द्वारा किया जाता है, जो क्या है, जो सर्वव्यापी है, जो पूरे विश्व का संचालन कर रहा है, उसी के इच्छा के अनुसार सभी विश्व की समस्त क्रियाएं क्या होती हैं, क्रियान्वित होती हैं। मानवों में जो अलग अलग हम लोग क्या कहते हैं, विकास क्रम का उन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसके द्वारा बताया कि जो हम लोग क्या है, हम अलग अलग जातियों में पैदा होते हैं, ठीक है, हमारा पुनर्जन्म होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हम अलग अलग जातियों में अगर पैदा होंगे तो वहां से क्या होगा, उनसे हम ज्ञान अर्जित करेंगे और धीरे धीरे इस संपूर्ण से क्या होगा, मानव का विकास होगा। उन्होंने पुनर्जन्म की पर बल दिया कि उन्होंने पुनर्जन्म की जो कल्पना थी उसको माना कि मानव अपने कर्मों के आधार पर, तो उन्होंने कर्म के सिद्धांत को बताया कि मानव अपने कर्मों के आधार पर उसको फल मिलता है, उसके पुनर्जन्म का निर्धारण होता है, उसका विकास क्रम किस प्रकार होगा इसका निर्धारण होता है। उन्होंने कहा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको एक मार्गदर्शक चाहिए। और ये मार्गदर्शक कौन होते हैं, जितने भी दार्शनिक हो गए, जितने भी विद्वान हो गए, जितने भी वैज्ञानिक हो गए, ये सभी दार्शनिक हैं, क्योंकि इनके द्वारा हमको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष की हमको प्राप्ति हो सकती है। आत्मा के बारे में उन्होंने कहा कि आत्मा क्या है, अजर है, अमर है, ठीक है, आत्मा में कोई भी भेद नहीं हो सकता है। तो हम यह नहीं कर सकते कि स्त्री की आत्मा है या पुरुष की आत्मा है। इसलिए दुनिया में जो भी पुरुष और स्त्री हैं वो सभी क्या है, पुरुष और स्त्री क्या है, समान है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और दुनिया में जितने भी धर्म हैं सभी समान हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सभी कहीं न कहीं कहाँ ले जा रहे हैं, हमको मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ये हो गया टोटल आपके ये प्रमुख सिद्धांत। इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा इस थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में क्या करना शुरू किया, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करना शुरू किया। जहां ब्रह्म समाज पर आरोप लगता था वो पश्चिमी सभ्यता की ओर है, वो ईसाई धर्म की तरफ मुड़ा हुआ है, उसके प्रत्युत्तर में आर्य समाज का निर्माण हो रहा है। उस पर यह आरोप लगा कि वो ईसाई धर्म का विरोध कर रहा है, वेदों की ओर उन्मुख हो रहा है। वहीं पर थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या करता है, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। वो कहता है कि नहीं, पाश्चात्य सभ्यता भी ठीक है, हिंदू धर्म जो संस्कृति है वो भी श्रेष्ठ है, हमको उनकी बीच की कड़ी बनकर करना है और भारतीय संस्कृति के गुण रहस्यों को के द्वारा पूरे विश्व का क्या करना है, कल्याण करना है। इन्होंने अनेक बेसिक जी जब अध्यक्षता बनती हैं तो इनके अधीन आकर के इनके नेतृत्व में अनेक समाजकारी कल्याण भारत में होना शुरू होता है। शिक्षा के जगत में होता है, ठीक है, अनेक चीजों में होता है। उन्होंने एक संस्था बनाई थी सेवक बंधु।
जिन्होंने इसके द्वारा उन्होंने जो भी श्रमिक वर्ग थे, जो गरीब वर्ग थे, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य करना शुरू किया। 1916 में उन्होंने शिक्षा के जगत के लिए पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था बड़े पैमाने पर हो, उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसको कहा गया थियोसॉफिकल शिक्षा ट्रस्ट। थियोसॉफिकल शिक्षा ट्रस्ट। इसके द्वारा उन्होंने कल्पना की कि पूरे भारत में एक क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, एक समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें पाश्चात्य सभ्यता के साथ साथ हमको धर्म को भी क्या करना चाहिए, अपने पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग अपने धर्म के बारे में जान करके क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा मानव कल्याण हो सके। 1917 में ही एक संस्था खुलता है, उसको क्या है, थियोसॉफिकल फ्रेटर्निटी एंड एजुकेशन। थियोसॉफिकल फ्रेटर्निटी एजुकेशन। इसके द्वारा इन्होंने जितने भी गरीब वर्ग के लोग थे, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किया। उन्होंने सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया, उन्होंने बाल विवाह का विरोध करना शुरू किया, उन्होंने जो पुनर्विवाह था उसका समर्थन किया, उन्हें भारत को स्वशासन मिलना चाहिए, अपना शासन होना चाहिए, उसके लिए एक आंदोलन चलता है, आगे चलते एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जाता है, जिसको हम आगे बढ़ेंगे, होम रूल आंदोलन, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी करती हैं। मतलब भारत में जो भी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन चलते हैं, कांग्रेस चलाती है, ठीक है, एनी बेसेंट जी का पूरा सहयोग किस होता है, इस आंदोलन को होता है, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर भारत का विकास तभी हो सकता है जब हम अपने धर्म के बारे में जानें, हम अपनी भारतीय संस्कृति का विकास करें, हम इसकी कुरीतियों को ये ना माने कि इसमें कुरीतियां हैं, इससे दूर हों, बल्कि क्या करें, इसके गूढ़ रहस्यों को समझते हुए समस्त भारतीयों का क्या कर सके, विकास विचार कर सके। ये टोटल हमारे क्लास है म्यूजिकल सोसाइटी के बारे में। अगले क्लास में हम लोग फिर से मुस्लिम सुधार आंदोलन जो चलता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।